नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपकी प्रस्तावित है 24 जुलाई को। तो यहाँ पर हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला आपके लिए लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इसी तरीके से हम आपको जीके का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं और ग्राम समाज और ग्रामीण प्रवेश उसका भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर डेली यहाँ पर करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपको तद्भव तत्सम से यहाँ पर दिया गया है। अग्नि शब्द का आपको तद्भव बताना है, बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा। तो अग्नि शब्द का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मछली के समान आँखों वाली जो है इसका एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मयूराक्ष, मृगनयनी, मीनाक्षी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मछली के समान आँखों वाली ये कहलाता है मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सी मीनाक्षी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार किसका भेद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार किसका भेद है। अर्थालंकार का, शब्दालंकार का, उभय अलंकार का या इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुप्रास अलंकार है ये एक भेद है किसका, शब्दालंकार का। ऑप्शन नंबर बी शब्दालंकार हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी ज़मीन जिसमें कोई भी फसल नहीं उगती है, यानी कि कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, उपजाऊ, ऊसर, उपयोगी या फिर उन्नत। तो हम लोग जो है अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि ऊसर बंजर, यानी कि ये भूमि ऐसी है इसमें कोई भी फसल नहीं यहाँ पर उगाई जा सकती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊसर बंजर, यानी कि ऊसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वो कहलाती है ऊसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द जो यहाँ पर दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ये टूटता है प्रतिधन 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिधन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ई धन क्या मिल रहा है, ई यहाँ पर मिल रहा है और फिर मिल रहा है ए। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं ये। ठीक है, तो ई धन ए मिलकर बनना है यहाँ पर ये, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी यड़ संधि। ठीक है, तो प्रतिधन 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्योदय में संधि है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आपका लिया गया है संधि विच्छेद से। सूर्योदय में आपको संधि पहचानी है कि क्या हो जाएगा। तो सूर्योदय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा, सूर्य और धन उदय, इसका ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। यानी कि इसमें आ और ऊ, आ धन ऊ मिलकर बड़ा बनना है बड़ा ओ। ठीक है, तो ये मिलकर बन गया ओ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य धन उदय, यानी कि आ धन ऊ मिलकर ओ बनना है, इसलिए इसमें गुण संधि हो जाएगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। पहला दिया गया है मैंने कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल गलत, कोई सेंटेंस यहाँ पर नहीं निकल रहा है। मुझे कपड़े पहनने हैं, बहुत सही। ऑप्शन नंबर बी हमें मिल गया है, मुझे कपड़े पहनने हैं, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख लीजिए, एक बार और चेक कर लीजिएगा। मेरे को कपड़े पहनने हैं, गलत है। मुझे कपड़े पहनना है, ये भी गलत है।
तो मुझे कपड़े पहनने हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। क्या हो जाएगा? भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। तो चारा फेंकने का अर्थ होता है प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर बी प्रलोभन देना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सज्जन पुरुष कौन हैं? वाक्य में अनावश्यक शब्द है, यानी कि एक वाक्य आपको दिया गया है, ये वे सज्जन पुरुष कौन हैं, इस वाक्य में बताना है कि अनावश्यक शब्द कौन सा यूज हुआ है। तो इसमें कौन सा अनावश्यक शब्द है? तो इसमें हो जाएगा पुरुष जो है ये अनावश्यक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाक्य होना चाहिए कि वे सज्जन कौन हैं। पुरुष यहाँ पर अनावश्यक शब्द है, ठीक है, तो पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा ये रचना किसकी है? निराला जी की, महादेवी, नागार्जुन या फिर केदारनाथ जी की। तो ये रचना जो है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए निराला जी की ये एक फेमस रचना है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम सागर किसकी रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो ये जो रचना है प्रेम सागर ये एक फेमस रचना है लल्लू लाल जी की। ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लल्लू लाल जी। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। ठीक है, तो गगनचुंबी को अगर यहाँ पर देखा जाए तो गगन को चूमने वाला क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला क्या कहलाएगा? गगनचुंबी। तो यहाँ पर जो को शब्द आ रहा है ये किस कारक को दर्शाता है? तो इस वजह से क्या हो जाएगा? को कारक की वजह से क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास का ये हो जाएगा गगनचुंबी। ठीक है, गगन को चूमने वाला, इसलिए ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री का तत्सम रूप यानी कि आपको संस्कृत में इसका क्या नाम होता है ये बताना है। तो मुद्री को कहा जाता है मुद्रिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? तो प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है आपका। इनका जो देहावसान हुआ था ये हुआ था 1936 ईस्वी में। तो यहाँ पर याद रखना है 1936 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तुरंग शब्द का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तरंग, घोड़ा, पानी या फिर हाथी। तो तुरंग शब्द का होता है अर्थ क्या? घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। घोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द को छांटिए। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको सही शब्द को छांटना है। अनिष्ट होता है या फिर अनिष्ट, अनिष्ट या फिर अनिष्ट। ठीक है, क्या होता है? तो इसका जो सही शब्द है वो हो जाएगा अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है अशुभ। क्या होता है? अशुभ होता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिष्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मक्खन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? अवनीत, परिणीत, नवनीत या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें मक्खन के पर्यायवाची की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवनीत। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नवनीत जो है ये मक्खन का एक पर्यायवाची होता है।
और अगर बात करें मक्खन के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका एक होता है ददिसार। क्या होता है? ददिसार जो है ये भी आपका मक्खन का पर्यायवाची है। ठीक है, एक होता है माखन, ठीक है, माखन हो गया। एक होता है लौनी, तो ये भी आपका मक्खन का पर्यायवाची है। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो यहाँ पर चिन्ह आपको दिए गए हैं, इसमें से पहचानना है कि अर्धविराम यानी कि जो आधा विराम होता है इसका चिन्ह कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है तो इसको आप सभी जानते होंगे, ये कहलाता है कॉमा। फिर ये अगला जो दिया गया है ये होता है पूर्ण विराम। अगला ऑप्शन सी जो दिया है इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और जो लास्ट बचा आपका यही कहलाता है अर्धविराम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही कहलाता है क्या? अर्धविराम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन है? तो ये हो जाएगी देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। दोहे की जो दूसरी और चौथी पंक्ति होती है इसमें आपको बताना है कि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर दोहा पूछा गया है तो इसमें जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 11-11। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोहा की जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है यानी कि पहली और तीसरी में होती हैं 13-13 मात्राएं, ठीक है, और दूसरी चौथी में 11-11 मात्राएं। इसी का जस्ट उल्टा होता है सोरठा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सोरठा भी पूछा जा सकता है। तो सोरठा में क्या होता है कि उसकी जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है उसमें होती हैं 11-11 मात्राएं और दूसरी और चौथी में वहाँ पर होती हैं कितनी? 13-13 मात्राएं, ठीक है। लेकिन आपको एक याद रखना है, उसी का जस्ट अपोजिट कर देना है। तो आप लोग दोहा याद रखिएगा, नहीं तो अगर दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए दोहा याद रखिएगा। दोहा में क्या होता है कि पहली तीसरी में 13-13 और दूसरी चौथी में 11-11, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, इनमें से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है? तो यहाँ पर बताना है कि ऐसे कौन से वो रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी जो है कविताओं में भ्रमर गीत प्रसंग को नहीं दिया है। रसखान, सूरदास, रत्नाकर या फिर नंददास। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा रसखान जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है यानी कि कर्म के साथ है? सकर्मक मतलब कर्म के सहित। सकर्मक क्या कहलाता है कि जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों दी गई हों, वो जो वाक्यांश होगा वो आपका कहलाएगा सकर्मक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द जो है इनमें से विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। दिग्भ्रम पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा दिया गया है दिग्भ्रमित, तीसरा दिया गया है दिग्भ्रांत और चौथा दिया गया है उद्भ्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिग्भ्रम। ये जो है एक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट है आज का ये। सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3 शब्द ऐसे दिए गए हैं जो सर्प के पर्यायवाची हैं और एक शब्द ऐसा है जो सर्प से रिलेटेड नहीं है। पहला दिया गया है भुजंग, तो ये सर्प का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा व्याल, ये भी सही है। तीसरा नाग, ये भी सर्प को कहा जाता है। लेकिन जो कनक दिया है ये शब्द जो है सही नहीं है। कनक का अर्थ होता है सोना, यानी कि सोना जो है कनक का अर्थ होता है और एक अर्थ होता है इसका धतूरा, ठीक है। तो कनक यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? अरबी फारसी का कौन ऐसा शब्द है जो कि नहीं है? नतीजा, भरपूर, कायम या फिर तहजीब। तो जो भरपूर शब्द है
ये अरबी फ़ारसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, हमने आपको जीके के भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।